आज का पाठ है पाठ 4 माटी वाली। लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। पाठ का जो शीर्षक है माटी वाली। माटी यानी कि मिट्टी, वाली यानी कि उससे संबंधित किसी भी तरीके का काम करने वाली मिट्टी वाली। तो देखते हैं कि लेखक ने इस पाठ में माटी वाली से संबंधित ऐसी कौन सी चर्चा या विषय की चर्चा यहाँ पर की है जिसे कि हमें एक नई जानकारी मिल सके। आगे बढ़ते हैं और पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा यानी रखा बोझा नीचे उतारा। अब यहाँ पर बात हो रही है माटी वाली की। तो जगह कौन सी है? जगह लेखक बता रहे हैं शहर है। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ला, उसमें जो आखिरी घर है उसकी खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथ की मदद से अपने सर पर जो बोझा रखा था उसने उसे नीचे उतारा। उसने यानी मिट्टी वाली ने, माटी वाली ने। मिट्टी से भरा एक कंटर यानी कि वो एक डब्बे के आकार का जिसमें वो मिट्टी भरकर रखती थी अपने सर पर। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर नहीं होगा। टिहरी शहर की बात हो रही है। लेखक यहाँ पर जिस शहर की बात कर रहे हैं उसका नाम है टिहरी। तो टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह जानती ना हो यहाँ या जहाँ उसे कोई जानता ना हो। तो टिहरी जो शहर है उस शहर में हर एक आदमी, हर एक घर का इंसान उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानता है। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार भी और उनके बच्चे तलक, यहाँ तक कि जो बहुत लंबे समय से अपने घरों में रहने वाले लोग तो हैं वो जानते ही हैं। साथ ही जो किराएदार हैं, किराएदार तो मूव करते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, कई नए भी आते हैं, कई पुराने बहुत टाइम तक टिके भी रहते हैं। इवन वो भी उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी उसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। क्या कारण है जानने का? टिहरी शहर का हर एक इंसान अगर उस माटी वाली को जानता है और हर एक किराएदार अगर उसे जानता, यहाँ तक कि बच्चे भी अगर उसे जानते हैं, तो क्यों जानते हैं? क्योंकि उस शहर में अकेली वही है जो लाल मिट्टी देते रहने का काम करती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। प्रतिद्वंदी यानी कॉम्पिटिटर, यानी कि उसी के बराबर में काम करने वाले, यही सेम काम करने वाले होते तो और भी कॉम्पिटिटर होते, उसके कुछ और ग्राहक होते, इनके कुछ और ग्राहक होते, लेकिन यहाँ पर वो अकेली है ये काम करने वाली। तो सारे ग्राहक हैं उसी के ही और सब इसीलिए उसको जानते भी हैं। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि टिहरी शहर जो है उसमें अगर वह माटी वाली ना हो तो लोगों के घरों में चूल्हों का जलना तक भी मुश्किल हो जाए। अब आप सोचेंगे कि वो तो माटी वाली है तो चूल्हे का जलने का इसके पीछे का क्या कारण है? जो लाल माटी वो बेचती है या फिर देती है, जो काम करती है, उसका चूल्हे से ही कनेक्शन है, जिसकी वजह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि टिहरी शहर में अगर वह माटी वाली ना हो तो बहुत लोगों के घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर लेखक ने ये आंसर कर दिया है कि माटी वाली की वजह से लोगों के घरों में चूल्हा क्यों नहीं जलता अगर वो ना आए या फिर वो अकेली ही जो है ये काम कर रही है अगर वो ना करे तो। क्योंकि जो लाल माटी वो बेचती है, लोगों तक पहुंचाती है, वो जिस तरीके से आज हम अपने चूल्हों को साफ कपड़ों से साफ करते हैं और उसके लिए महंगे महंगे कपड़ों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें चिकना करते हैं, साफ करते हैं, वैसे ही माटी से बने हुए जो चूल्हे होते हैं, जो उन्हें साफ करने का तरीका होता है वो यही होता है कि इन्हीं लाल मिट्टी का एक घोल तैयार करके और इसी से इन चूल्हों को साफ़ किया जाता है और फिर उन्हें साफ़ सुथरा चूल्हा चौका समझा जाता है। लोग अक्सर खाना बनाने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई जो है, लिपाई यानी कि जब उस मिट्टी के लेप से चूल्हे पर लेप किया जाता है तो वो साफ़ हो जाता है और वही लिपाई करके जो है अपने चूल्हे चौकों को साफ़ किया करते हैं वो लोग।
तो चूल्हे चौके की जो लिपाई है उसको करने की जो समस्या पैदा होती, वो माटी वाली की वजह से ही जो है लोगों को उसकी सहूलियत मिली हुई है। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। भोजन जुटाने यानी कि डेली 2 वक्त का खाना आपके पास हो, उसके लिए हर एक इंसान अपने तरीके की मेहनत कर रहा है। तो भोजन को जुटाना और फिर खाने की तरह हर रोज की ये भी एक समस्या होती है। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए, जिससे कि चूल्हा चौका साफ हो सके। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई जिस तरीके से मिट्टी के लेप से चूल्हों को साफ किया जाता है, वैसे ही गोबर का भी लेप बनाया जाता है। बहुत सारे लोग जो है गांव में अभी भी इन्हीं मिट्टी के साथ कुछ गोबर को भी मिक्स करते हुए इसका भी लेप तैयार करते हुए चूल्हों की लिपाई करते हैं। और जिनके बहुत लोगों के घर जो कच्चे घर बने हुए होते हैं, वो इसी मिट्टी और गोबर की लिपाई से अपने घरों को भी साफ सुथरा बनाए रखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है साल 2 साल में अपने कमरों दीवारों की भी गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत उन्हें पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं, तो शहर जो है वहाँ पर ये सब चीज़ें तो बहुत दुर्लभ होती है। कोई ही जो है वो ये काम कर रहा होता, तभी एक अकेली माटी वाली जो है वो टिहरी शहर में अकेली वो लाल मिट्टी वहाँ पर पहुँचा रही है लोगों तक। तो शहर है, शहर के अंदर कहीं भी माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए ये जो शहर है, उनकी मिट्टी इस कदर रेतीली है, रेतीली मिट्टी और ये चिकनी मिट्टी जो चूल्हों को और घरों को लीपने के काम आती है, वो रेतीली मिट्टी और ये मिट्टी जो है बहुत अलग होती हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भागीरथी और भिलांगना नदियाँ हैं और इसके किनारों पर जो बसे हुए शहर हैं, इस पर तो रेतीली मिट्टी आती है, तो उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता है। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। जब कोई नया किराएदार आता है तो वो भी जो है तुरंत उस माटी वाली को देखते ही तुरंत उसका ग्राहक बन जाता है, क्योंकि वो पाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है जो माटी वाली पहुंचाती है लोगों तक। और उसमें से एक कारण लेखक ने हमें बता ही दिया कि भागीरथी और भिलांगना नदी जो है वो उनके आसपास की मिट्टी जो है वो रेतीली है, जो कि चूल्हे और कमरों और दीवारों को लीपने के काम आने वाली मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अकेली एक ही जरिया रह जाती है, वह माटी वाली, जो लाल माटी लेकर लोगों के घरों तक पहुंचाती है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। अब वो माटी वाली का यहाँ पर लेखक परिचय दे रहे हैं, वो कैसी है। घर घर जाकर लोगों को वो लाल माटी बेचने वाली नाटे कद की यानी कि सामान्य कद से थोड़ा कम जो कद होता है वो, उसको यहाँ पर नाटा कद बताया जा रहा है। और जो जाति है उसको बताता है हरिजन, और वो बुढ़िया जो है हरिजन नाटे कद की एक बुढ़िया है जो कि माटी बेचती है, जिसकी वजह से उसे माटी वाली के तौर पर जाना जाता है। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर वही जो बॉक्स है जिसमें वो माटी रखती है, जिसे कनस्तर भी कहते हैं। तो उस कंटर को भी वो अच्छी तरीके से माटी वाली के साथ साथ जानते हैं और पहचानते भी हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए गोल डिल्ले के ऊपर, गोल डिल्ला यानी कि सर पर जब ये बोझा लादा जाता है तो उससे पहले एक गोल गोल पगड़ी नुमा एक चीज़ बनाई जाती है, जिससे कि सर पर वो आसानी से रखा जा सके बैलेंस बनाकर, जिसे डिल्ला बोला जा रहा है। और वो रद्दी कपड़े से बनाया जाता है, बेकार पड़े कपड़ों का मोड़ मोड़ कर गोल गोल आकार का होता है और उसे डिल्ला बोला जाता है। के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ देखा ही नहीं। आज तक जो भी उसे जानता है लाल माटी वाली को और उसके कनस्तर को भी, हर कोई जो भी उसे पहचानता है उसने आज तक उस कनस्तर को ढका हुआ नहीं देखा। वो इसी तरीके से उस डिल्ले के ऊपर रखा वो कनस्तर छुलबुल भरा मिट्टी से वो कनस्तर टिका रहता उन्होंने देखा है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वे उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे फिर से खाली करने में आसानी भी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची और उसके सामने खड़ी हो गई। तो अब यहाँ से एक और बात
एक और सीन जो है लेखक बताना शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बताया कि माटी वाली कौन है, कहाँ है, कैसे है, किस शहर में ये काम कर रही है, किस वजह से कर रही है, क्यों शहर वालों को इस मिट्टी की ज़रूरत पड़ रही है, देखने में वो कैसी है, ये सारी बातें बता दी हैं। अब कंटर लेकर वो माटी वाली एक जगह पहुंचती है जहाँ पर 9-10 साल की लड़की उसके समीप पहुंचती है जिसका नाम है कामिनी, और उसके सामने खड़ी हो जाती है। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के कोने पर उड़ेल देने को कहा। तो जिसने भी अपने घर पे बुलवाया था उस घर की मालकिन ने माटी वाली से अपने कच्चे आंगन के कोने में उस मिट्टी को उड़ेल देने के लिए कहा। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। और इस तरीके से मालकिन ने माटी वाली को बोला कि तू बहुत ही भाग्यवान है कि चाय के टाइम पर पहुंच गई हमारे घर, भाग्यवान लोग ही जो है खाते वक्त पहुंचते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर यानी उसे देकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। माटी वाली का जो परिस्थितियाँ थी वो ऐसी थी कि वो अपने बारे में ना तो बहुत ही अच्छा सोच सकती थी और ना ही बहुत ही बुरा भी सोच सकती थी, और ना ही उसके पास इतना वक्त था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। घर की मालकिन अभी उसको 2 रोटियां देके गई है और ये बोल के गई है कि तुम अच्छे टाइम पर आई हो, चाय का टाइम है, भाग्यवान हो। और साथ ही किचन से अपने 2 रोटियां निकाल के उसे दे गई है। जैसे ही मालकिन वापस किचन में जाती है वो तुरंत अपनी निगाहों को तेजी से दौड़ाती है, इधर उधर देखती है। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई भी नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा मतलब पूरा खोलकर उसे एक तरफ कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हो गया। तो उसको वो डिल्ला बनाने की जो कला है बहुत अच्छे से आती है। फटे हुए कपड़ों से वो बनाया जाता है और मोड़कर इकहरा कपड़ा है उसे मोड़कर लंबा करके और गोल गोल आकार दे दिया जाता है। अब उसे वो अपना डिल्ला जो है इस वक्त उसे खोल रही है। उसने इधर उधर अपनी निगाहें तेजी से दौड़ाई हैं और तुरंत अपने डिल्ले को खोलने लगी है। क्यों? आगे देखते हैं। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में जो थामी 2 रोटियां हैं उसमें से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेट कर गांठ बांध दी। तो उसने डिल्ला किस लिए खोला था? क्योंकि उसे चुपचाप वो एक रोटी वहां पर तुरंत लपेट कर रख लेनी थी। क्यों रखनी थी वो आगे हमें कहानी में साथ के साथ पता चलती रहेगी। साथ ही अपना मुंह भी यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी कि जैसे कि वो एक रोटी खा चुकी है, हालांकि उसने वो एक रोटी जो है अपने डिल्ले में रख ली है। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास जमीन पर रख दिया। ले, सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। मालकिन दोबारा आती है, पीतल के गिलास में उसके लिए एक चाय लाती है और ज़मीन पर रख देती है और बोलती है कि कुछ भी साग सब्जी अब तो बची नहीं है, इसी चाय के साथ ही इस रोटी को तुम्हें खाना पड़ेगा, निगल जा। माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गरम गिलास हाथ में उठा लिया। यानी कि उसका जो कपड़ा है, जो साड़ी है, उसका एक कोना उसने उठाया और उसी के सहारे उस पीतल के गिलास को पकड़ के गरम गिलास को हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले, यानी उसने गिलास उठाया चाय पीने के लिए, होठों के पास ले गई तो छुआने से पहले ही उसने शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से चाय पीने से पहले, चाहे कोई कप में पी रहा हो चाहे कोई गिलास में पी रहा हो, चाय पीने से पहले इंसान उसे फूंक मारते हुए थोड़ी सी ठंडी करता है और फिर एक चुस्की लेता है उसकी। ऐसे ही उस माटी वाली ने भी किया। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे वो चाय सुड़कने लगी और रोटी के एक टुकड़े को काटती, चबाती और फिर साथ में चाय एक सिप लेती और इस तरीके से वो उस रोटी और चाय को खाती और पीती। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी। और माटी वाली जो है वो अपने ठकुराइन यानी मालकिन से कहती है कि चाय ही साग बन जाती है, बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ। तो भूख तो अपने में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब ये जो पंक्तियां हैं इस पाठ की बहुत ही
बेहतरीन पंक्तियां हैं जिस पर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। और जब से सिलेबस में चैप्टर है तब से इस पंक्तियों पर प्रश्न पे प्रश्न किए जाते रहते हैं हमेशा। तो इन पंक्तियों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मालकिन चाय देकर माटी वाली से ये कहती है कि साग सब्जी तो रोटी के साथ खाने को कुछ बची नहीं है, इसी चाय के साथ ही रोटी को निगल जा। तो अपनी एक रोटी को छुपा लेती है वो, और फिर उसके बाद एक रोटी को खाती है चाय के साथ, और साथ में बोलती कि यही रोटी ही जो है साग का काम कर देती है ठकुराइन जी। तो ठकुराइन कहती है भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया। तो ठकुराइन जो है यहाँ पे एक बड़ी बात बोल जाती है कि भूख जो होती है वह ऐसी होती है कि जो उस वक्त भूखे रहते वक्त आपके सामने जो भी आ जाए वही आपके लिए सबसे बेहतरीन खाना हो जाती है। इस वक्त उसके पास रोटी है लेकिन रोटी के साथ खाने के लिए सब्जी नहीं है, तो जो है यानी कि चाय है उस वक्त, तो चाय ही उसके लिए वो साग बन जाती है। साग का मतलब यहाँ पे सब्जी से है। तो भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। अब यहाँ पर भूख मीठी है कि भोजन मीठा है? भूख होने की वजह से भोजन जो है वो मीठा हो जाता है। आप नोटिस करेंगे जब आपको बहुत भूख लगी रहती है तो घर में जो भी मिल जाए बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और जो ही मिल जाए आपको तुरंत मिल जाए, खाना है आपको उस वक्त पर। तो क्या होता है जब आप बिना भूख के कुछ खा रहे हो तो आपको हर चीज़ में नुक्स निकलता है कि आज ये कैसा बनाया है, ये क्या बना के रख दिया खाने को। घर में आप कंप्लेंट्स करते रहते हैं मम्मी से कि ये क्या बना दिया है, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन आप कहीं पे भी किसी सिचुएशन में फंसे हो और आपको उस वक्त उस दिन खाना नहीं मिला है किसी भी कारण से, आपके पास भले ही पैसे हों, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि आप खाना नहीं खा पाए हैं, पूरे दिन भूखे रहे, फिर जो आपको भूख लगती है और आपके वो सामने फिर जो भी आ जाए वो आपको अच्छा लगता है, उस खाने में आपको स्वाद मिलता है, और जो भी मिल जाए वही आपको पूरा लगता है। तो भूख मीठी कि भोजन मीठा? भूख लगने की वजह से भोजन मीठा हो जाता है, यानी कि हर एक भोजन में स्वाद आने लगता है। तो आई होप कि आपको ये पंक्ति बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करना, जरूर क्लियर करेंगे इसे। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी घर में अब नहीं मिल सकते ये गिलास। माटी वाली कहती है अब कि तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल रखे। पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन जो है अपने पीतल के रखते थे। पीतल के बर्तनों में खाना खाने का भी बनाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा रखा करते थे। आज के टाइम में लोग नॉन स्टिक पर आ गए हैं और स्टील भी भूल चुके हैं, लोहा भी भूल चुके हैं, नॉन स्टिक पे पहुंच चुके हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, और वो वैल्यूबल भी होता था, रिटर्न वैल्यूज़ भी रखता था, यानी कि पीतल के बर्तन जो है रिटर्न वैल्यूज़ भी रखता था। तो वो भी इनकी एक बेहतरीन गृहस्थी में से एक चीज़ हुआ करती थी। माटी वाली कहती है कि अपने मालकिन से, जिसने उसके सामने चाय और रोटी पेश की है, बोलती तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल के रखे हैं, पूरे बाजार में चले जाओ और किसी के घर में चले जाओ, अब तो नहीं मिल सकते ये गिलास। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता है। यहाँ मालकिन बताती है कि इसके कई खरीदार आ चुके हैं, कई लोग चक्कर काट चुके हैं कि पुरानी चीज़ों को लोग आजकल एंटीक पीस के रूप में अपने घरों में सजा के रखने लगे हैं। वही फील है कि मालकिन के पास भी कई लोग आ चुके हैं उसके खरीदार बनकर, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। उसके पीछे का क्या कारण है? पुरख यानी कि जो उनके पूर्वज हैं, जो उनके बूढ़े बुजुर्ग थे घर के, उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से, गाढ़ी यानी कि बहुत ही मेहनत की कमाई से इन चीज़ों को हासिल किया है, उन चीज़ों को खरीदा है। तो इसको हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर दो पैसे जमा करके उन्होंने लिया हो। मालकिन बताती हैं कि हमें नहीं मालूम है कि हमारे पूर्वजों ने कैसा गाढ़ा वक्त काटा हो। गाढ़ी कमाई तो थी उस वक्त, क्योंकि बहुत ही मेहनत की कमाई हुआ करती थी, बहुत पहले की बात है। और पता नहीं उन्होंने अपने जीवन का कौन सा बड़ा हिस्सा जो है अपने शौक़ को दरकिनार करते हुए इन चीज़ों को खरीदा, इकट्ठा किया हो, और हम बस खाली इनको घर से निकाल देने की वजह से कि ये चीज़ें पुरानी हो गई, इनको इसलिए बेच दें। तो ये चीज़ मेरा दिल गवाही नहीं देता। वो कहती हैं कि पता नहीं कौन से तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय, आज के टाइम में आप देखेंगे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब तक ज़िंदगी है खूब इंजॉय कर लो, खा लो, पी लो, मौज कर लो, घूम लो, फिर लो। कोई भी ऐसी चीज़ें
ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़े लेवल पे करो, छोटे लेवल पे करो कि हाँ ये हमारे यादों के रूप में कि हमने अपने वक्त पर इतनी मेहनत की थी, ये चीज़ें एक यादें बन के रह जाएंगी और ये भी करना चाहिए। तो जो कि बड़े बुजुर्ग पहले के किया करते थे। तो ऐसे ही उनका मानना है कि उन्होंने बहुत मेहनत की होगी इसके पीछे, उन्होंने अपने बहुत सारे शौक़ों को दरकिनार किया होगा और अपनी उनकी जीभ ने भी कई बार सोचा होगा कि आज ये खाने का मन कर रहा है, ये भी खा ले वो भी खा ले, पर उन्होंने उसे इग्नोर किया होगा। अपने मन को मसोस कर, पैसों को एक एक पैसे को बचा कर उन्होंने ये सब चीज़ें खरीदी होंगी और उसके बाद खरीदी होंगी तो उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं तमाम बर्तन भाड़े। बर्तन भाड़े एक स्लैंग है जिसको बर्तन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। कांसा यानी कि ये पीतल है और कांसा तांबा है। और अब आप आज के टाइम में आप देखेंगे तांबा जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके जग रख लेते हैं या फिर उसके बॉटल्स रख लेते हैं पानी पीने के लिए। इसके अलावा कांसे के बर्तन भी नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो बताती हैं कि अब तो लोगों के घरों से कांसे के बर्तन भी गायब हो गए। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भाड़े दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के दिखाई देते हैं। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं है। मालकिन जब ये कहती है कि मोहमाया जो है अपनी चीज़ों से बहुत बुरी होती है और मैं अब ये घर मकान चीज़ें ये सब छोड़कर कहाँ जाऊँगी, क्योंकि लोग जो हैं अब तो शहरी होते चले जा रहे हैं, गांव देश को अपने छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कभी मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि मुझे तो अपनी चीज़ों से इतना मोह है कि मैं तो छोड़ ही नहीं पाती। माटी वाली कहती है ठकुराइन जी, जिनके पास ज़मीन जायदाद है वो तो कहीं ना कहीं जाएंगे, उनके तो ठिकाने बन ही जाएंगे, पर मैं ये सोच रही हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो कोई भी देखने वाला नहीं है। चाय खत्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, क्योंकि मिट्टी तो वो आंगन में गिरा चुकी है और उसका कंटर खाली हो चुका है, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। तो अगला घर जो है वहाँ पर भी हिदायत दी गई है कि कल किसी भी हालत में मिट्टी लेके ही आना है, और ऐसा आदेश मिला, साथ में 2 रोटियां भी मिलती हैं। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। जहाँ से भी वो रोटियां मिल रही थी तुरंत वो अपने कपड़े के एक कोने में उसे बांध लेती। क्यों बांध लेती? अपने बुढ़े के लिए, जो कि लाचार है, जो बाहर जाके कमा खा नहीं सकता है और ना अपनी बुढ़िया के लिए वो कुछ कर सकता है, जिसके लिए ये बुढ़िया जो है अपने बुढ़े के लिए वो रोटियां छुपाती फिर रही है। और जाने तो जाने कि वह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही वो अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से, यानी उसकी नज़रें जो बेचैन नज़रें हैं, वो उसका इंतज़ार कर रही हैं, उसकी ओर देखने लगती हैं। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। रसोई बनने का मतलब किचन नहीं बनवाई जा रही है, रसोई बनने का मतलब खाना बनाना, उसका इंतजार करने लगता है। आज वे घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। और यहाँ पर बूढ़ी औरत जो है, यानी कि जो माटी वाली है, जिसके हाथ में आज 3 रोटियां हैं, क्योंकि एक तो 2 मालकिन के यहाँ मिली, वहाँ पर उसे एक खानी पड़ी और एक लाई, और फिर साथ के घर वाले में जहाँ आदेश हिदायत मिली थी कि अगले दिन मिट्टी जरूर ले आनी है, वहाँ पे 2 मिली, 3 हो गई। आज वो खुश है कि जाते ही घर पे अपने बुढ़े को वो 3 रोटियां उसके हवाले कर देगी और वो खुश हो जाएगा, उसका चेहरा खिल उठेगा। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जब जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा, और तब उसे क्या जवाब सुनाई देगा, उसको भी सामने से ही सुनाई देगा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो उस वक्त, क्योंकि ये जिनको 2 वक्त खाना जो है बहुत मुश्किल से नसीब होता है, उनको ये पता है कि भूख लगी है और उस वक्त आपके सामने जो भी है वही आपके लिए मीठा है, वही अच्छा भोजन है, वही सबसे बेहतर भोजन है। तो भूख मीठी कि भोजन मीठा। उसका गांव शहर के पास इतना पास भी नहीं है
कितना ही तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। कहने का मतलब है कि उसका जो गांव है शहर के बहुत पास नहीं है, चाहे जितना भी तेज़ चलो लेकिन 1 घंटा तो आपको लगना ही लगना है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, माटा खान जहाँ से वो मिट्टी लाल मिट्टी खोद कर लाती है, पूरा दिन उसको वहाँ पे माटा खान में मिट्टी खोदने में लग जाता है। फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुँचने से पहले रात घिरने लगती है। इस तरीके से एक बार गांव से शहर आती है, फिर माटा खान जाती है, वहाँ से मिट्टी खोदती है, फिर उसे भरकर शहरों में घूमती है, लोगों तक मिट्टी पहुँचाती है, फिर घर जाने में टाइम लगता है, पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। जिस ज़मीन पर उसकी झोपड़ी बनी हुई एक ठाकुर की ज़मीन है, जिसकी एवज में उसे कई तरह के बेगार के काम भी करने पड़ते हैं। नहीं आज एक गठरी में बदल गए और अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। नहीं आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। अब वो सोचती है मन में, गठरी में बदल गए मतलब कि कुपोषण हो गया है, एक तरीके से समझ लीजिए कि 2 वक्त का खाना जैसे नहीं मिल रहा है, उसका शरीर तो कुपोषित सा ही होगा। तो गठरी गठरी क्या होती है, आपके पास बहुत सारे कपड़े खराब कपड़े पड़े, आप उसको एक कपड़े में गांठ लगाते हो और सिकुड़ कर वो एक गट्ठर बन जाते हैं। जो इतनी दूर में फैले थे वो अब एक गट्ठर के रूप में आ गए। तो गठरी इसलिए बोला जा रहा है कि वो शरीर जो है बुढ़ापे से, बीमारी से और वक्त पे खाना ना मिलने से गठरी के रूप में हो गया, छोटा सा सिकुड़ गया है। वो अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। उसके मन में आता है कोरी यानी कि सिर्फ खाली रोटियां आज वो अपने बुढ़े को नहीं देगी, कुछ ना कुछ तो जरूर उसको बना के खिलाएगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। माटी वाली ने सोचा कि आज वो अपने बुढ़े को 3 रोटियां जो है ऐसी कोरी तो बिल्कुल नहीं खिलाएगी। जो गठरी में बदल गया उसका शरीर जो खाना नहीं पा रहा है, और इसके लिए जो उसने कमाई की थी, जो 2-4 पैसे उसके हाथ में आए थे, उसने उसके लिए क्या खरीदी रोटी के साथ खाने को, प्याज। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी और बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं। सब्जी तैयार होती परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। और इस तरीके से वो प्लान बनाती है कि प्याज खरीद लेगी, घर जाएगी जल्दी जल्दी और प्याज को कूट कर उसको तल देगी और बुढ़े को पहले रोटियां वो दिखाएगी भी नहीं, और इस तरीके से सरप्राइज़ करेगी। सब्जी तैयार होती परोस देगी और उसके सामने 2 रोटियां भी आ जाएंगी। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है शरीर में, जिसकी वजह से वो इतना ही खा पाएगा ऐसा वो जानती है और मन में सोचती है। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता है, खाना भी नहीं पचा पाता है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में ये सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। रास्ते भर में इतनी सारी बातें उसने सोची कि आज घर जाके बुढ़े को 3 रोटियां जो है वो दे देगी। फिर सोचती कि नहीं, कोरी रोटी आज अपने बूढ़े को नहीं खिलाएगी, जो गठरी हो गया है बेचारा, कमज़ोर हो गया है बहुत। वो अपने कमाए हुए पैसों से प्याज खरीदती है और प्लान करती है कि तल के देगी प्याज को और फिर उसके सामने रोटी रखेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 खा लेगा, क्योंकि उसको रोटियां नहीं पचती, और बाकी जो बचेगी वो खा लेगी, और 1 रोटी तो उसने पहले से खा रखी है। ये सब सोचते और हिसाब लगाते हुए अब अपने घर पहुंचती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह वह आज चौंका नहीं। अभी हमने कहानी में बीच में पढ़ा कि बुढ़ा जो है हमेशा माटी वाली के इंतज़ार में कातर नज़रों से उसका इंतज़ार करता रहता था कि कुछ इंतज़ाम होगा तो कुछ खाने को मिलेगा। आज माटी वाली घर पहुंचती है, बुढ़े ने किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक, और अब उसके बुढ़े को रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट को सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। यानी कि आज वो अपनी इस मिट्टी को छोड़कर जा चुका है, यानी उसने अपनी सांसें उसकी बंद हो गई हैं। अब वो नहीं रहा, जीवित नहीं रहा वो। और इस तरीके से
किस तरीके से गरीबी इंसान को मार डालती है, जहाँ उसे 2 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। अगर गलती से भी कोई एक व्यक्ति बीमार हो गया तो खाना दूर छोड़ो, दवा तक उसे भी नसीब नहीं होती है। ठकुराइन के घर में बैठकर अभी आज ही जो है माटी वाली ने उससे पूछा था कि मेरा क्या होगा, मेरे तो कोई आगे पीछे है नहीं। जो जीने का सहारा था वो था उसका पति बूढ़ा, जो उसके इंतज़ार में उसका इंतज़ार करता रहता था। उसके घर पे पहुंचने पर कातर नज़रों से उसे देखता था। आज वो भी नहीं रहा। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब से उसने पूछा कि वे रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरे नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। और इस तरीके से आप देखेंगे कि एक तरफ तो उसके जीवन में एक इतना बड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन टिहरी बांध की बात हो रही है, जहाँ पर तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना की बात शुरू हो गई है। और माटी वाली जो है उससे कहती है कि मैं माटा खान से लाती हूँ। और लोग उससे ये साहब जो है उससे कहते हैं कि माटा खान जो है वो क्या तेरे नाम है तो कागज़ ला के दिखा। और माटी वाली कहती है कि मैं माटा खान ही मेरी रोजी है, अगर वो नहीं रहेगी तो मैं कैसे कमाऊंगी खाऊंगी, मेरी रोजी नहीं रहेगी। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद तय करनी पड़ेगी। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, भगदड़ मच गई है, लोग घबरा गए हैं। बांध जो है बांध दिया गया है और शहर में पानी भर गया है, और इसकी वजह से लोग जो है इधर उधर जो है आपाधापी मच गई है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और इस तरीके से माटी वाली पाठ के अंत में एक पंक्ति कह जाती है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। आप देखेंगे कि बांध की बात शुरू हो गई है, जहाँ से गरीब आदमी जो है अपने 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए भी उसमें भी वो मशक्क़त करता फिरता रहता है। लोग उसे भी छीन रहे हैं उससे 2 वक्त। एक तो उसका झोपड़ी जहाँ बनी थी किसी ठाकुर की थी, उसके लिए बेगार में काम करना पड़ता। दूसरा, किसी तरीके से मेहनत करके रोटी जो कमा के लाती थी अपने बूढ़े के लिए, यानी अपने पति के लिए, वो भी अब नहीं रहा है। अब शहर में बांध का पानी जो है भरा रहा है, तो उसकी वजह से चारों तरफ भगदड़ मच गई। हर आदमी अपना कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहा है। माटी वाली बैठी है, उसका कुछ भी नहीं है, ना उसकी झोपड़ी है, ना उसकी कोई ज़मीन है, ना उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, और ना ही उसके लिए कोई उसका कोई भी हम साथी है। जो था वो भी नहीं रहा अब। तो ये पंक्ति बोलती है कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए, यानी उसका जो मरने का हक है वो भी तक नहीं छोड़ दिया जाता है एक गरीब आदमी के लिए। इतनी भी मदद जो है उसकी तवक्को एक गरीब आदमी अपने लिए नहीं कर पाता है लोगों से। जो भी होता है, जितना भी होता है छोटा मोटा, जिससे उसका जीवन चल रहा होता है, वो भी किसी न किसी तरीके से उससे छीनने की कोशिश की जाती रहती है। जिसके लिए ये पंक्ति बोली गई कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। कम से कम जहाँ पर है, जैसे भी थोड़े मोड़े से उसका चल रहा है, उसको उतना उसका बने रहने देना चाहिए। तो इस तरीके से ये पाठ था माटी वाली के विषय में बताया गया कि गरीबी किस तरीके से उसके जीवन को उजाड़ देती है, किस तरीके उसका जीवन हो जाता है। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यूं ही चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। और चैप्टर आपको अगर समझ में आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, जिससे कि उन्हें भी ये चीज़ें समझ में आ सकें। थैंक यू।